MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन मामलों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों को झूठे मामलों में फंसाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। CAA का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देंगे? फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड पर JPC की बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं भाईजान इस मामले को लेकर भी बीजेपी पर भड़क गए। ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का, ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं। ओवैसी के आरोपों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। बीफ खाने का, बीफ का मतलब क्या होता है, ये तो हम नहीं जानते। अगर गाय का मांस है बीफ का मतलब, तो देश में गाय काटना वैध नहीं है, खास करके हरियाणा। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को चेताते हुए एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि लोग मियां मुसलमानों से मछलियां लेकर न खाएं, क्योंकि उनसे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मछलियों को यूरिया खिलाकर इसका उत्पादन बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इसे खाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। নগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ক'লে যে আমি উজনিত মাছ নপঠাওঁ, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে। অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি হয়। যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয়, তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনী যিটো ৰোগ, সেই रोग अभूतपूर्वभावे वृद्धि हुई है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया। जी न्यूज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान मछली वहाँ भेजेंगे क्यों, मुसलमान वहाँ जाएंगे क्यों? पूरे हिंदुस्तान में संविधान हमको इजाजत देता है कि हम एक इलाके में जाए, दूसरे इलाके में जाए, जमीन लें, खरीदे, कारोबार करें, भाईचारगी बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्वास्थ्य सम्मत मछलियां ही खानी चाहिए। मियां मुसलमानों से मछली खरीद कर खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। आसाम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर बैन के बाद अब सियासी घमासान जारी है और इस फैसले के बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने तो आसाम के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्हें चेतावनी तक दे डाली और दावा किया गया कि प्रदेश में सरकार बदलने पर जुम्मे की नमाज भी शुरू होगी और मदरसे भी खुलेंगे। अब मुसलमानों को हिमंत बिस्वा शर्मा साहब के राज में कहीं जाने से भी पहले पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, खाने से पहले पूछना पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, ये सब भी हिमंत बिस्वा शर्मा साहब से पूछना पड़ेगा। शायद हिटलर ने भी ऐसी जबरदस्ती कभी नहीं की। बदरुद्दीन अजमल के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। यदि अजमल साहब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती है, हिमंत बिस्वा शर्मा करते हैं, तो ये बहुत गलत बात उन्होंने कह रखी है, क्योंकि यही ऑटम सेशन में आप देखेंगे कि एक हिस्टोरिकल बहुत सारे बिल पास किए गए। बार पलटवार के बीच बदरुद्दीन अजमल ने यह भी आरोप लगाया कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले वक्फ बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के अधिकारियों ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी भी की। लेकिन शुरू में अमानतुल्लाह ने ईडी की टीम को अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। तलाशी के लिए घर के अंदर दाखिल होने को लेकर वहां हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। अमानतुल्लाह खान ने घर का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए। आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है मेरे पास? मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और ऐसे ही जो है अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये पूरी तरह से हमें और हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं और जो नहीं टूटता उसको ये जेल भेजते हैं।
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गड़बड़ी की, 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती कराई, दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग किया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरह से किराए पर दी। काफी कोशिश के बाद ईडी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई और वहां छानबीन की। इस दौरान अमानतुल्लाह खान के घर के आसपास काफी तादाद में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहे। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्रीय एजेंसियों के बहाने पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं दबे नहीं उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। किसी भी गलत मंशा से उसका दुरुपयोग करना गलत है। अगर सही कार्य के लिए किया जा रहा है तो शुरुआत से एजेंसीज बनाई गई थी अच्छा कार्य करने के लिए, पर आपने देखा बहुत जगह पे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी अपराधियों से भरी है। जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में, इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को वहाँ के विधायक अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। अमानतुल्लाह खान पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिस दौरान कई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता डीएम आवास पहुंचे थे, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बास से बैरिकेडिंग की गई थी। वाटर कैनन की गाड़ियां पहले से ही मौके पर मौजूद थी। इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया, जिस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को भी झड़प देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें रेप मर्डर केस में समाधान चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणियां की। इस दौरान कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के साथ कई लोगों ने अपनी याचिका में कई घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। अगर किसी व्यक्ति का बेटा किसी असामाजिक गतिविधि का आरोपी है तो क्या उस व्यक्ति का घर गिराना सही है? कोर्ट को भी ये लगा कि गंभीर विषय है, जैसे आप सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, तो उस पे कोर्ट ने हम लोगों से सजेशन मांगा है कि जो पूरे भारतवर्ष में, एक दो स्टेट में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फॉलो हो कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है किसी का तो उसको रिमूव करने के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई जाए। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। उन्होंने दलील दी कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में गाइडलाइन बनाई जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश भर में लागू होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से सुझाव भी मांगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सेबी के सबसे ऊंचे पद पर बैठी अधिकारी कहीं और से भी तनख्वाह ले रही थी। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए वो सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। 2017 में माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम डायरेक्टर बनी और 2022 में माधवीपुरी बुच को 3 साल के लिए सेबी चेयरमैन बना दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि 2017 से लेकर 2024 के दौरान सेबी प्रमुख ने अलग अलग तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से पैसे लिए। कांग्रेस का आरोप है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने 2017 से लेकर 2021 के दौरान आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी के रूप में 12.63 करोड़ रुपए लिए। 2017 से लेकर 2024 के दौरान आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22.41 लाख रुपए लिए। 2021 से 2023 के दौरान सेबी प्रमुख ने ईएसओपी के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से 2.84 करोड़ रुपए लिए। आईसीआईसीआई की ओर से दिए गए ईएसओपी पर टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक ने दिया, जो कि 1.10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। यानी कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक माधवीपुरी बुच ने सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन किया, कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े सेक्शन 5 का भी उल्लंघन किया। बीते कई महीनों से राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस बार उन्होंने दिल्ली के सरकारी बसों के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की और इसके साथ उन्होंने दिल्ली की डीटीसी बसों में सवारी भी की। ऐसा करने का मकसद भी उन्होंने लोगों को बताया कि लोगों को पता लगे कि आप बस में बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है। ड्राइवर, कंडक्टर्स और होमगार्ड्स को सुनने के लिए राहुल ने एक चौपाल लगाई, जहां बारी बारी आकर डीटीसी कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं राहुल के सामने रखी। इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। डीटीसी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग उनकी पक्की नौकरी है। इन लोगों से मुलाकात के बाद राहुल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। अब सवाल ये है कि राहुल सवाल किससे पूछ रहे हैं, क्योंकि डीटीसी तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के अंडर आती है और लोकसभा में इसी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ी थी। हालांकि ये स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों के बीच विधानसभा को लेकर कोई गठबंधन नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दों को भुनाना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए भी पुख्ता हो जाता है क्योंकि राहुल के वीडियो में डीटीसी के पूर्व कर्मचारी होने का दावा करने वाले शख्स ने चुनाव की बात छेड़ी थी और कांग्रेस ने 7.5 मिनट की वीडियो में उस हिस्से को शुरुआत में ही रखा था। और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा, अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज। देखना होगा कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली डीटीसी बसों में राहुल के जाने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। कन्नौज रेप केस में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में डीएनए रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। साथ ही पुलिस को मिली इस रिपोर्ट में बलात्कार की भी पुष्टि हो गई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, जिसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच होने के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? पुलिस ने इस मामले में नवाब सिंह यादव को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पीड़िता के आरोप के बाद नवाब सिंह का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां के सबसे पॉश इलाके बटलर पैलेस कॉलोनी में स्थित विधायक विनय वर्मा के सरकारी आवास में चोरी की घटना घटी है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने सिर्फ वहां लगी टोटियों पर हाथ साफ किया, जबकि घर में रखी दूसरी चीजों को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। राज्य संपत्ति विभाग की कॉलोनी बटलर पैलेस और इसमें चोरों ने दस्तक दी और इस बार जो शिकार हुआ घर है, जो परिसर है, वो विधायक का है। विधायक विनय वर्मा
शोहरतगढ़ से है, अपना दल के विधायक हैं और इनके घर पर चोरों ने दस्तक दे दी, टोटी चोरी करके ले गए हैं। बताया गया कि चोर घर में लगे शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए और डाइनिंग रूम, वॉश बेसिन और बाथरूम के नलों की टोटियां चोरी कर फरार हो गए। तो यहाँ कूलर पड़ा हुआ है, उसको नहीं ले गए। इसके अलावा अन्य सामान पड़े हुए, अलमारी पड़े, उसको नहीं ले गए। सिर्फ टोटी चोर आए थे। जी, टोटी सिर्फ तोड़ी गई है, वो भी खोली नहीं गई है, सब तोड़ दी गई हैं। इस मामले में विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस भी चोरों और टोटियों की तलाश में जुट गई।